डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाला पॉइंट आज चालू करते हैं। देखिए, पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में हमें टॉपिक जो है ना, वो 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए, पुनः अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये सारे लोग जो है ना, ये सारे के सारे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है। इनमें से कुछ, सारे नहीं हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन सर्टेन इफ्स एंड बट्स के साथ में उनकी सारी अपने को चीजें समझनी है। तो चलिए आइए समझते हैं, इनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन सर्टेन इफ्स एंड बट्स के साथ में अपने को चीजें समझनी है। ठीक है, तो सर सबसे पहला एलियन एनिमी वाला पॉइंट डिस्कस करना है। आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में एलियन एनिमी वाला पॉइंट। सबसे पहली बात कि सर एलियन कौन होता है, कि सर एलियन कोई इंडिया के बाहर का कोई आदमी, मतलब कोई पर्सन होता है। एलियन इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, हु इज बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, हु इज बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, प्लस हु इज लिविंग इन इंडिया, प्लस हु इज लिविंग इन इंडिया। तो सर वो एलियन हो गया जो किसी फॉरेन कंट्री को बिलोंग करता है। एलियन मीन्स अ फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया। ठीक है, वो आसमान से आए हुए, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए को हम एलियन नहीं बोल रहे हो। जो फॉरेन सिटीजन हु इज लिविंग इन इंडिया वुड बी कंसिडर्ड एज एलियन। एलियन का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर रहने वाला एलियन एनिमी है, ही कैन बी एलियन फ्रेंड एज वेल। ठीक है, तो एलियन फ्रेंड के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एलियन फ्रेंड के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, देयर इज डेफिनेटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो लेकिन एलियन एलियन एनिमी कब बन जाता है, इस बात की डेफिनेशन समझो। एक तो वीडियो ऑन कर लो सब जने भाई, प्लीज स्विच ऑन वीडियोस। जो खाना खा रहे हैं वो 5 मिनट में कर लेना, जो नहीं खा रहे हैं वो प्लीज ऑन कर लीजिए। ठीक है, एक तो कि सर एलियन एलियन एनिमी कब कहलाता है, ये ध्यान रखना कि सर जब हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी वाली, हाँ, जब कोई चेंज हो जाए, यदि कोई चेंज हो जाए, तो वो मेरे को बस ध्यान दिलाना था कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, इसलिए मैंने वो बोला। तो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी कंट्री के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देती है, हमारी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी कंट्री के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देती है, तो उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, वो फिर क्या बन जाएंगे, एलियन एनिमी। ध्यान रखना, जब हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देती है, तो एलियन एनिमी, और जब वार खत्म हो जाता है तो ये एनिमी वर्ड वापस हट जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। तो सर जैसे कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ यदि वार डिक्लेयर कर दिया है, तो उस वार के दौरान यदि कोई पाकिस्तानी इंडिया में रह रहा है, कोई भी काम से आया हुआ है, ठीक है, तो सर वो पाकिस्तानी कौन बन जाएगा, वो एलियन एलियन एनिमी बन जाएगा। लेकिन यदि कोई इसी दौरान ऑस्ट्रेलियन रह रहा है, तो वो एलियन तो है, लेकिन वो एलियन एनिमी नहीं है, क्योंकि उसकी कंट्री के साथ में हमने वार डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, और न्यूजीलैंड वाला रह रहा है इस बार, तो जिसकी कंट्री के खिलाफ वार डिक्लेयर किया हुआ है ना, केवल वही, उस कंट्री का ही कोई सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है, वो एलियन पर्टिकुलरली उस टाइम के लिए, जब तक वार चल रहा है तब तक के लिए एलियन एनिमी बन जाएगा। इंडिया ने यदि चाइना के खिलाफ यदि वार डिक्लेयर कर दिया, तो इस दौरान चाइनीज जितने भी इंडिया में रह रहे हैं वो सब एलियन एनिमी कहलाने लग जाएंगे। क्या पहले ये बात समझ में आई कि सर एलियन कौन होता है? हर एलियन एलियन एनिमी नहीं होता है, एलियन फ्रेंड्स भी होते हैं। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंट्री के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया, तो वो एलियन एलियन एनिमी बन जाएगा जब तक के लिए वार चल रहा है। ये 3-4 चीजें बातें समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कनक समझ में आ रही है रे? रिया? सिंपल है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सर अब फंडा क्या है कि सर एलियन एनिमी के साथ में जब तक वार चल रहा है, उस ड्यूरेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला वेराइटी समझ में आ गई? ही इज अ पर्सन हु हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? जब पाकिस्तान से वार चल रहा है, तो हम काहे को उसके साथ में
हम काय को उसके साथ में वो बनाएंगे, क्या नाम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अभी अपन ने कंपनीज एक्ट में भी इससे रिलेटेड कुछ बात पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इसी फंडे से रिलेटेड। कंपनीज एक्ट में पढ़ा है ना कुछ, एनिमी नेचर ऑफ द कंपनी से रिलेटेड, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ईशा बांगड़, ईशा बांगड़, यस सर। कंपनीज एक्ट में एक फंडा पड़ा था कि है ना, किसी कंपनी का एल मतलब एनिमी कैरेक्टर हो जाता है, याद आ रहा है? यस सर। तो वो कौन से टॉपिक में आ रहा था? कॉर्पोरेट वे। कॉर्पोरेट वेल। उसमें भी पर्टिकुलर और डेप्थ में जाऊं तो क्या ऑफ कॉर्पोरेट वेल? सर मेरे को एग्जैक्ट हेड पॉइंट याद नहीं है, बट व्हेन लिफ्टिंग द ऑफ, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सही में उस कंपनी का कैरेक्टर जानने के लिए हम लोग ने लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया था। ठीक है, आप काफी पास पहुंच गए, लेकिन याद होना चाहिए सभी जनों को। क्या नाम है, शिरीन जॉन। हाँ सर। इसमें केस कौन सा लग रहा था कंपनीज एक्ट में, टू फाइंड द एनिमी डेमर कैरेक्टर? कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। बिल्कुल, टायर कंपनी थी ना, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर इंडस्ट्रीज, वो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी। ठीक है, वो वाला केस लग रहा था जहां पर एक फॉरेन कंपनी, एक कंपनी थी, बनी हुई उसी देश में थी, लेकिन उसको बनाने वाले कौन थे? सारे विदेशी थे। विदेशी जो थे उनकी कंट्री और इस कंट्री में वार हो गया। तो सर अब इसको जब सही में पर्दा उठा के देखा गया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया गया, तो क्या हुआ था कि सर ये तो एनिमी कैरेक्टर वाली कंपनी, इसको हम पैसा नहीं देंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, याद आनी चाहिए ऐसी चीजें, स्ट्राइक होना चाहिए। मेरे को याद दिलाने की बजाय तुमको याद आना चाहिए, अरे कंपनीज एक्ट में भी तो ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। तो चलो सर वापस आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। एलियन एनिमी, ठीक है, हर एलियन, एलियन कौन, हर एलियन एनिमी नहीं होता। एनिमी कब बनता? जब तक वार डिक्लेयर हुआ है तब तक उस एलियन एनिमी के साथ में नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना अलाउड नहीं है। ही इज द पर्सन हु हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक क्लियर है। लेकिन सर ये जो वार के पहले कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं सर, उनका क्या होगा? वार के पहले क्या होता है, देखो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर लो। तुमको ध्यान है पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ जिप्सम। जिप्सम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सीमेंट में लगता है, सीमेंट में एज एन इंग्रेडिएंट काम आता है। तो इंडिया खूब सारा वहां से जिप्सम पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ आयरन ओर। ठीक है, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत सारा इंपोर्ट करती है वहां से। पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ, ये जो आपने सेंधा नमक आप लोग डालते हो ना, क्या होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, यस। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, जो कि है ना, रॉक तोड़ के उनको पीस के और फिर ये सेंधा नमक बनाया जाता है। तो वो सारा करीब करीब पाकिस्तान से आ रहा है अपने यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान से हमारे यहाँ पर सेंधा नमक आ रहा है, आयरन ओर आ रहा है, जिप्सम आ रहा है। इंडिया इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ मेडिसिन। हमने मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत एडवांस किया है, तो हम उनको वो देते हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमको ये देते हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सर नया कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना नहीं है जब तक कि वार चल रहा है। सर पुराने वार डिक्लेयर होने से पहले बने हुए कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? सर या तो वो टेम्पररीली सस्पेंड हो जाएंगे, जब तक कि वार चल रहा है ना तब तक वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, या फिर टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, लुकिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन। या तो वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे या फिर टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा एनिमी कंट्री को फायदा पहुंचा रहे हैं तो टर्मिनेट कर देंगे, अदरवाइज सस्पेंड कर देंगे जब तक कि वार चल रहा है, उनको पूरा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई एक बात। अच्छा, इस दौरान भी, वार चलने के दौरान भी, यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही है आपको एलियन एनिमी के साथ में, तो पहले किसकी परमिशन लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही बना पाओगे ड्यूरिंग दी वार, अदरवाइज तो बंद है ही है। कोई
उसको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो वो परमिशन दे भी सकती है, अदरवाइज वो आपको परमिशन नहीं देगी। ठीक है, तो बनाना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से बना सकते हैं। आ गया समझ में? पहला पॉइंट पढ़ लें इसको, यस और नो, सी इजी। बस ये कहानी जैसे ध्यान रखो। शिरीन जॉन प्लीज डू अस द फेवर। An alien means foreign citizen living in India. Alien is declared as alien enemy when there is a declaration of war between Indian and his foreign country. हाँ, तो समझा है भाई, जब वार डिक्लेयर हो जाए तो फिर वो एलियन कौन बन जाता है? एलियन एनिमी बन जाता है। अब वार के दौरान नए नहीं बनाने, वार के पहले का क्या होगा? बस ये दो बार पढ़ लो। During the war, he cannot enter into a contract with any Indian national as long as the declaration of war is in force, except by license from central government. Before the war, the contract made before declaration stands suspended till such declaration is in force, or which may benefit the enemy are terminated. जब तक कि वार का डिक्लेरेशन फोर्स में है तब तक वो सस्पेंड हो जाता है, पहले बने हुए कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर जो एनिमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट करे वो टर्मिनेट हो जाता है। तो आइदर सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड जो पहले बने हुए। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉरेन सॉवरेन्स कौन होते हैं? देखो, आपने सुना है फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर्स दूसरी कंट्री में रहते हैं, जैसे कि इंडिया। एम्बेसडर्स कौन होते हैं पता है ना आप लोग को? इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ लोग, मतलब इंडिया एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बेसडर जैसे अपॉइंट करती है। एक को रखेगी यूनाइटेड स्टेट्स में, एक को रखेगी पाकिस्तान में, एक को रखेगी बांग्लादेश में, एक को चाइना में, एक को न्यूजीलैंड में, एक को ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडिया को ये लोग फॉरेन एम्बेसडर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कंट्री में। उस कंट्री को इंडिया से रिलेटेड कोई भी बात प्राइमरी लेवल पे करनी होगी तो उस देश के एम्बेसडर को बुला लेगा कि भैया है। ठीक है, इसी तरीके से इन सारी कंट्रीज के फॉरेन एम्बेसडर्स भी तो इंडिया में रहेंगे, यस और नो, जो अपनी अपनी कंट्री को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉरेन एम्बेसडर्स या फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्संस, डिप्लोमैट्स, ठीक है, जो बहुत हाई पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिया में रह रहे हैं फॉरेन डिप्लोमैट्स या फॉरेन एम्बेसडर्स, तो इंडिया में इन लोग का घर भी होता है भाई। ये लोग कोई फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, ये लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सर क्या फॉरेन डिप्लोमेट्स या फॉरेन एम्बेसडर्स को इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालिफाइड है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी, पर्सन वन और पर्सन टू यदि आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और पर्सन वन ने यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, अपना ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में पूरा नहीं किया है, तो पर्सन टू इसके ऊपर कोर्ट में केस ठोक सकता है या नहीं ठोक सकता है? बिल्कुल ठोक सकता है। लेकिन यही तुमने फॉरेन एम्बेसडर्स या फॉरेन डिप्लोमैट्स के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन ने, कल को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्रीच किया, तो क्या तुम उन पे केस करोगे? करने देगी हमारे यहाँ की सरकार कि सर इनके ऊपर केस करने का मतलब है उस कंट्री को की संप्रभुता को चैलेंज कर देना। संप्रभुता मतलब उस कंट्री के बहुत बड़े आदमी के ऊपर केस ठोक देना जिसको उस कंट्री ने भेजा है अपनी कंट्री को इंडिया में रिप्रेजेंट करने को। तो सर बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, ये तो सीधा उस कंट्री को चैलेंज करने के बरोबर हो जाएगा। ठीक है, कल को वो जो बाइडेन इंडिया में आए, फॉर एग्जाम्पल जो बाइडेन इंडिया में आए, उन्होंने एक कोई फर्नीचर खरीदा, ठीक है, पैसा नहीं दिया, तो क्या वो फर्नीचर वाला इनके ऊपर केस कर देगा? जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट पे केस कर देगा? समझो, अमेरिका को चैलेंज कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, इसलिए सर उनको फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन डिप्लोमैट्स को कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो अलाउड है, दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बट कल को उस आदमी को इसके ऊपर केस करना पड़ गया ना, तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी समझो? प्रॉब्लम ये होगी कि या वो इनके ऊपर केस तभी कर पाएगा जब या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए परमिशन दे। सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, सर ये मैटर है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, मैं इनके ऊपर केस करना चाहता हूं, तो परमिशन दो। और जूते घिस जाएंगे तुम लोगों के, लेकिन है ना, परमिशन मिलने में बहुत देर लग जाएगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर ये लोग जो है ये खुद इंडियन लॉज या इंडियन कोर्ट्स को सबमिट कर दे कि हाँ भाई हमारे ऊपर केस चलाओ, वो जिंदगी में कभी नहीं होगा, ध्यान रखना।
तो ये नॉर्मल, तो ऐसे लोगों के साथ में यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी है ना सर, मैं फिर बोल रहा हूं, मैम्स एंड सर्स प्लीज लिसन, ये लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने को लेके, बट इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में यदि तकलीफ आ गई ना, तो केस करने से पहले या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लोगे, या फिर ये लोग खुद वॉलेंटरीली अपने आप को इंडियन कोर्ट्स और इंडियन लॉज को सबमिट करें, जो कि होना नहीं है। तो आपको एनफोर्स कराने में कॉन्ट्रैक्ट को तकलीफ आ जाएगी। नंबर 2। नंबर 3, यदि फॉरेन एम्बेसडर्स या फॉरेन डिप्लोमैट्स ने इंडियन आदमी के साथ में किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो कि इंडियन ही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो खुले तौर पे आप एजेंट पे केस ठोक सकते हो, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तरीके हैं। नंबर 4, ये जो इम्यूनिटी हमने इनको दी ना कि है ना पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लगेगी फिर ही उनके ऊपर केस होगा, या फिर वो खुद अपने आप को यहाँ पर सबमिट करें तो ही केस होगा इनके ऊपर, ये एक एक्स रूलर को अवेलेबल नहीं है। ये इम्यूनिटी एक्स रूलर को इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेपाल में अभी तो डिप्लोमेटिक सरकार चल रही है, लेकिन वहां पहले कोई राजा हुआ करते थे या नहीं, तो सर उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, अभी तो वहां पर सरकार चल रही है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ अभी रिसेंटली मरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि आई एम नॉट मिस्टेकन। तो सर क्वीन एलिजाबेथ यदि जिंदा होती, इंडिया में आके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती, तो सामने वाले को यदि उनके ऊपर केस ठोकना होता तो वो ठोक सकता था, क्योंकि वो एक्स रूलर है। शी इज नॉट अ फॉरेन एम्बेसडर और फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सन। वो अलग बात है कि कोई ना कोई बीच में कूद के बचा लेता, पर केस तो एक्स रूलर को ये फैसिलिटी या ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सर क्या आपको पूरा समझ में आ गया? फॉरेन सॉवरेन्स सर ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, लेकिन कुछ इफ्स एंड बट्स के साथ में इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। शिरिन। Foreign sovereigns and representatives of foreign states cannot be sued unless they voluntarily submit themselves to the jurisdiction of our law courts. They can enter into contracts, but they can't be proceeded against an Indian courts without the sanction of central government. स्टॉप, ये दोनों पॉइंट्स, ये चारों ही इनफैक्ट पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखना कि सर फॉरेन जो सॉवरेन्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ फॉरेन स्टेट्स, उनको इंडियन कोर्ट्स में तब तक स्यू नहीं किया जा सकता जब तक कि वो वॉलंटरली अपनी इच्छा से खुद को सबमिट नहीं कर देते हैं टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ आवर लॉ कोर्ट्स, ठीक है, तब तक उन पे केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकते हैं आप उनके साथ में, बट उनके खिलाफ केस तब तक नहीं जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे देती। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट पर शिरीन। Where a foreign sovereign enters into contracts through an agent residing in India, the agent shall be held liable on the contract. फिर अब फॉरेन सॉवरेन नेशनल के कोई एजेंट बन रहा है ना, तो बहुत सोच समझ के बनना, क्योंकि कल को वो तो भाग जाएगा, तुम घर फंस जाओगे, है ना। इसलिए उसके ऊपर एजेंट शेल बी हेल्ड लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट के ऊपर आराम से केस ठोको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बट एन एक्स रूलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेज, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये बात डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में, नॉट टोटली डिस्क्वालिफाइड बट सम इफ्स एंड बट्स। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कंपनी या कॉरपोरेशन, ठीक है, क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती? यार बना सकती। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगी तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि कंपनी को एक बार फॉर्मेशन में आने के बाद में कंपनी को शेयर्स अलॉट करने होते हैं, तो शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी ना कंपनी ने, झील को, ईशा बांगड़ को और शेरिन को, देव को, इन सबको शेयर्स अलॉट किए, तो सर इन सब के साथ में शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मेंबरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। क्या कंपनी को कोई काम नहीं करना होगा, रॉ मटेरियल नहीं खरीदना होगा? बिल्कुल खरीदना होगा। क्या कंपनी के तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगी? क्या बनाएगी। क्या कंपनी को लोगों को अपॉइंट नहीं करना होगा तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगी? यस सर बनाएगी, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। क्या कंपनी को फिनिश गुड्स मार्केट में बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। क्या कंपनी को लैंड और जमीन और ये सब खरीदनी नहीं पड़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगी? सर बिल्कुल बनाएगी। तो सर आपने इसे इधर क्यों डाल दिया? सर इसको आपने इसको डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में क्यों डाल दिया? सर जैसे यहां पर समझाया था ना कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है बट इफ्स एंड बट्स हैं, वैसे ही यहां पर भी समझा रहा हूं कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकती है बट देयर आर सर्टेन इफ्स एंड बट्स। क्या इफ्स एंड बट्स है रे? कंपनी
जो है सबसे पहले तो उसको कंपनीज एक्ट के दायरे में रह के ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। कंपनीज एक्ट के दायरे में रहकर ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। वानमी जैन, यस सो। सर क्यों पकड़ लिया रे? इतना गंदा पढ़ाता हूँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो आ जाओ, जग जाओ सब जने खनक, है ना? रोबोट जैसे नहीं पढ़ना है या कि स्कैन कर लिया जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है? समझना है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में बातें क्या आ रही हैं बेटा, कि है ना, दिमागी एप्लीकेशन पे जोर दिया जा रहा है। ये बात सब जनों के लिए, मजाक में बोल रहा हूँ पर है सब जनों के लिए, दिमागी एप्लीकेशन पे जोर दे रहे हैं। तभी तो केस स्टडी बेस्ड सिचुएशंस भी हैं, और साथ में व्हाट शुड आई से, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी, दिमाग एप्लीकेशन भी इसीलिए लगवा रहे हैं आपसे। तो आज से 10 साल पहले जो 2017 में सीए फाउंडेशन वापस आया था, ध्यान रखना, 2017 में सीए फाउंडेशन आया था। उससे पहले 2011 के आसपास या 10 के आसपास इसका नाम सीपीटी कर दिया था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो उस समय लॉ का एग्जाम जो होता था ना, वो सारे ही एग्जाम जो आपके फाउंडेशन में होते थे, दे वर एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, चार में से एक टक्का लगा दो, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। और पेपर यही होते थे उस समय भी, लेकिन फिर पेपर 2017 में पैटर्न चेंज किया, एग्जामिनेशन का नाम चेंज किया, सीए फाउंडेशन किया। पेपर चार बोले लेकिन अंदर सात पेपर डाल दिए, इंग्लिश भी डाल दिया, ये सब और भी बहुत सारी चीजें डाल दी, इकोनॉमिक्स एंड बीसीआर और ये सब बीसी के। ठीक है, तो अब सर लेवल वापस चेंज किया है इन 2023। अब हर हर 5 साल में चेंज होगा। ठीक है, वापस चेंज किया है और हार्ड बनाया है। तो जो अभी दिसंबर अटेम्प्ट में कोशिश कर रहे हैं ना भैया, एक ही अटेम्प्ट है ये मान के चल लेना, अदरवाइज सर के बाल नोचने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो सर दिमाग लगाओ अपना, और आ जाओ। कंपनी या कॉरपोरेशन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन सर इन कंपनी या फिर कॉरपोरेशन, अभी दोनों का मतलब समझाऊंगा आपको सर। लेकिन यदि कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो सर पहली बात तो कंपनीज एक्ट के दायरे में रहकर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। यस और नो? कंपनीज एक्ट के बाहर जाके कोई काम कर सकती है क्या? डिस्क्वालिफाइड फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आउटर देन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में यदि लिखा हुआ है कि एक कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल देखो, डिबेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं करने। 10 रुपए का डिबेंचर है तो उसको 9 रुपए पे डिस्काउंट पे इशू नहीं करना है। तो क्या आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं डिवेंचर होल्डर्स के साथ में कि मैं आपको 10 रुपए का 9 में दे दूंगी? नहीं। तो आपको पहला दायरा क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर रहना है, कंपनीज एक्ट के दायरे के अंदर रह के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। दूसरा दायरा क्या ध्यान रखना है, हर कंपनी का अपना एमओए और एओए होता है, पढ़ा है ना अपन ने? हर कंपनी का अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। कंपनी क्या काम कर सकती है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ होता है या नहीं होता है? तो कंपनी वही काम कर सकती है जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, उससे बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती है। यदि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए कंपनी बनी हुई है, तो सीमेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ही बना सकती है। टॉय ट्रेडिंग से, खिलौनों की ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकती है। बात समझ में आ गई? तो सर उसके बाहर बनाया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो डिस्क्वालिफाइड है। उसी तरीके से मैं यदि कॉरपोरेशंस की बात करूं, तो सर कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे होते हैं जो कि है ना, पार्लियामेंट में कोई स्पेशल लॉ पास करके बनाए जाते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956, एलआईसी एक्ट 1956। एलआईसी का नाम सुना है ना? इंश्योरेंस कंपनी, जीवन के साथ भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो एलआईसी जो है वो एलआईसी एक्ट 1956 से पार्लियामेंट में पास करके बनाई गई। तो उस एक्ट में, जैसे कंपनीज एक्ट है ना, वैसे ही एलआईसी एक्ट में जो भी बात लिखी गई है, ये इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। तो सर ये कंपनीज और कॉरपोरेशंस ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकती हैं, लेकिन इनके दायरे हैं क्या? कंपनीज एक्ट या फिर इनका खुद का एक्ट। ठीक है क्या? सर एमओए एओए, इन मतलब इनके
बाहर जाके इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। दे आर डिस्क्वालिफाइड फॉर अदरवाइज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। कॉर्पोरेशन शेयर। Corporations are artificial person. It does not have physical existence. It can sue and be sued. Every artificial person has contractual capacity within a scope of its governing law. देखिए The एक मिनट, contract कॉर्पोरेशन सर अपन ने पढ़ा है कंपनी एसीपीसी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, क्या ये बताने की जरूरत है? नहीं सर। इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी ऑल नो दैट, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड, बिल्कुल ये अपने नाम से दूसरे पे केस कर सकती है और इसके नाम से इसके ऊपर केस किया जा सकता है। एवरी आर्टिफिशियल पर्सन हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, लेकिन विद इन अ स्कोप ऑफ इट्स गवर्निंग लॉ, जो भी उसका गवर्निंग लॉ है उसके दायरे में रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट is defined by the object clause of its memorandum of association। जो memorandum of association का object clause है उसी के अंदर रहते हुए काम करना है। any acts done beyond its MOA is void। अपन ने क्या कहा था, सीमेंट ट्रेडिंग वाली कंपनी यदि टॉय ट्रेडिंग के लिए किसी के साथ में एग्रीमेंट बना लेती है तो वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट होता है या नहीं होता है? न तो कंपनी न सामने वाली पार्टी इसे कोर्ट में एनफोर्स करा पाएगी। पूरा डिटेल में अपन ने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, आ जाइए इंसॉल्वेंट्स की तरफ चलते हैं। इंसॉल्वेंट कौन होते हैं कि सर, इंसॉल्वेंट वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस लिए हुए हैं, वो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करा के उससे पीछा छुड़ाते हैं। जैसे कि मान लो मिस्टर एक्स ने बैंक से, मिस्टर ए से, मिस्टर बी से, सी से, डी से, सब जगह से लोन उठाया हुआ है, पता नहीं 50 करोड़ रुपए तक के लोन उठाए हुए हैं इन्होंने, और अब एसेट है मात्र इनके पास में 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो ये कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि कृपया मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दीजिए। ठीक है, खुद नहीं घोषित कर सकते खुद को इंसॉल्वेंट, कोर्ट एडजज करेगा, देखेगा हाँ भाई सही में ऐसी स्थिति है, तो वो इनको इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा। जिससे अब रुपए में जितने पैसे भी मिल रहे हैं ना, रुपए में 4 पैसे मिल रहे हैं, जैसे इसको कर लो 100 करोड़ और इसको कर लो 4 करोड़, तो है ना, रुपये 100 करोड़ पे 4 करोड़ की संपत्ति अवेलेबल है, तो सर रुपए में 4 पैसे मिल रहे हैं, उतना इन लोगों को लौटा दिया जाएगा। बाकी अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएंगे। लेकिन सर जब कोई अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कराता है तो सर उसकी प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाती है? मिस्टर एक्स ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कराया, तो सर प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है या जितने की भी है, वो किसके पास में चली जाएगी सर? वो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर, कुछ भी बोल लो, ऑफिशियल असाइनी के पास में चली जाएगी। ऑफिशियल असाइनी सब चीज देखता है कि हाँ भाई इनके प्रॉपर्टीज कितनी है, इनकी लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितनी है, उस हिसाब से वो सारा काम मैनेज करता है इंसॉल्वेंसी का। तो सर ऑफिशियल असाइनी जो है वो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की उसके पास में चली जाएगी। तो अब मिस्टर एक्स डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी, जो कि किसके पास चली गई है? ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के पास में चली गई है। ये सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंट आदमी जो होता है ये सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, ये केवल अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, अब भाई इंसॉल्वेंट भी है तो आदमी, यस इंसॉल्वेंट पर्सन भी है तो आदमी। ईशा बांगड़, समझ में आ रहा है तुमको? Yes, so ठीक है, इंसॉल्वेंट पर्सन भी है तो आदमी, कल को रोटी खाने की जरूरत तो पड़ेगी, तो कहीं नौकरी करेगा या नहीं करेगा? तो सर वो नौकरी वाले किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इंसॉल्वेंट आदमी एक बार इंसॉल्वेंट एडजस्ट होके पुराने पाप कर गए तो वापस धंधा कर सकता है, वो वापस बिजनेस कर सकता है। मैंने ऐसे ऐसे आदमियों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को 3 बार कोर्ट से इंसॉल्वेंट घोषित करा के, पहली बार खत्म, फिर दूसरी बार धंधा किया, दूसरी बार खत्म, तीसरी बार धंधा किया, तीसरी बार इंसॉल्वेंट, चौथी बार भी करेंगे वो लोग और लोग फंसेंगे उनके साथ में। ठीक है, तो सर
बिजनेस जो है सर वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, लाइक नौकरी करने के दूसरे तरीके, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के पास में, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते हैं। शिरिल। An insolvent cannot enter into a contract for sale of his property because his property vests in an official receiver or assignee. However, he can make contracts which are necessary for his reasonable maintenance. बाकी सारे बना सकता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी से बनाने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्विक्ट्स। समझो कॉन्विक्ट कौन होते हैं, समझो। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ की लास्ट कैटेगरी कॉन्विक्ट्स कौन होते हैं वो समझो। ठीक है, मान लो कॉन्विक्ट वो होते हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए के ऊपर केस चल रहा है, केस में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि ये दोषी है या नहीं है। ठीक है, मिस्टर बी के ऊपर केस चल रहा था, केस में डिसाइड हो गया कि दैट ही वाज गिल्टी एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड। तो अ पर्सन हु वाज फाउंड गिल्टी एंड हु वाज इम्प्रिजन्ड इज नोन एज कॉन्विक्ट। यदि तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है ना, तो तुम अभी ये नहीं बोल सकते कि तुम कॉन्विक्ट हो चुके हो, यू हैव बीन कॉन्विक्टेड। नहीं, मिस्टर ए कॉन्विक्ट नहीं है, मिस्टर बी कॉन्विक्ट है। तो सर कॉन्विक्ट वो होता है जिनके ऊपर केस चल के ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी एंड ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड इज अ कॉन्विक्ट। पहली बात समझ में आ गई, हु इज अ कॉन्विक्ट? सर कॉन्विक्ट इज अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड गिल्टी एंड इम्प्रिजन्ड। यदि केस चल रहा है तो आप अभी तक कॉन्विक्ट नहीं। देखो, जब तक मान लो देव कहां पर है, मान लो देव ने किसी का मर्डर कर दिया और ये प्रूव हो गया कि ये मर्डरर है, और इल्जाम प्रूव हो गया, चक्कू वक्कू मिल गया जिससे इसने मर्डर किया था। ठीक है, प्रूव हो गया, उसके उस पर इसके हाथ के निशान मिल गए। ठीक है, तो कॉन्विक्ट प्रूव हो गया, जेल में डाल दिया 7 साल के लिए। ठीक है, तो जब तक ये जेल में है, जब तक ये कॉन्विक्ट इम्प्रिजन्ड है, तब तक ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता। तब तक ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता। एक बार जेल के बाहर आ जाए अपनी सजा काट के, तो अब ये पाक साफ हो चुका है। पाक साफ हो चुका है मतलब अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है। तो ये बता दिया, ये बता दिया। सर जेल में जाने से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा सर, जिनकी परफॉर्मेंस देना अभी तक बाकी है? जेल में जाने से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देव बता, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है तू और अभी तक परफॉर्मेंस देनी बाकी है या लेनी बाकी है, तो उसके लिए क्या होता है? सर वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड रहता है ना कि स्किल्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ, उस पे तो ये वाला। करेगा ही। मान ले हाँ, और एक अगर मिस्टर, अगर स्किल्ड। मान हाँ ले बोलिए। मिस्टर एक्स है। अबे यहाँ कोई तू मर गया है क्या जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की बात है?